ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने किया था रूढ़िवाद। हमें यह पता चल गया था कि रूढ़िवाद क्या था। देखो, रूढ़िवाद एक ऐसी चेतना थी, उदारवाद के बाद यही आई थी। रूढ़िवाद में क्या था? रीति रिवाजों पर जोर और विकास की रफ्तार धीमी। ये चीज हमेशा दिमाग में बना लो। और उदारवाद में क्या था? अगर मैं उदारवाद देखूं तो उसमें क्या था? विकास की गति बहुत ही तेज थी। अब देखो, रूढ़िवाद का जन्म क्यों हुआ? रूढ़िवाद का क्यों जन्म हुआ? उसका कारण था 1815 में नेपोलियन की हार। सबसे बड़ा कारण था 1815 की नेपोलियन की हार के कारण उदारवाद खत्म हो जाता है और रूढ़िवाद जाग जाता है। तो ये बात आप जान लें कि रूढ़िवाद क्या है, एक नंबर के लिए आ सकता है। तो रूढ़िवाद को बिल्कुल दिमाग में रखें। और ये क्यों रूढ़िवाद आया था? क्योंकि 1815 में नेपोलियन की हार हो गई थी। अब आपको लिखना है इस क्वेश्चन के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 1815 की वियना संधि के बारे में चर्चा कीजिए। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियना संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? देखो, 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है। मैं उसको लिखता भी चलता हूं। देखो, 1815 में नेपोलियन की हार रूस, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा के हाथों हो जाती है। प्रसा के हाथों हो जाती है। हाथों हो जाती है। ये बात याद रखेंगे आप। बिल्कुल सिंपल लाइन है कि 1815 में नेपोलियन की हार का कारण, या आप ऐसे ना लिखें, आप लिखें हार का कारण। नेपोलियन 1815 में नेपोलियन की हार का कारण रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा थे। इन राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। ये बात आप याद रखें, हराया, नेपोलियन को हराया। देखो, अब नेपोलियन हार गया, तो इसके बाद, हारने के बाद क्या हुआ? एक समझौता तैयार हुआ, एक समझौता बना, एक समझौता तैयार हुआ। इस समझौते का सम्मेलन जो था, इस समझौते से संबंधित सम्मेलन वियना में हुआ। ये बात याद रखनी है कि एक समझौता तैयार हुआ। इस समझौते से संबंधित जो सम्मेलन हुआ वो वियना में हुआ। मतलब रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा ने मिलकर एक सम्मेलन बनाया और उस सम्मेलन में वो लोग वियना में मिले। और वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ये बात आप याद रखो कि ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और जो समझौता हुआ वो वियना में हुआ। और इस सम्मेलन का अध्यक्ष जो बनाया गया, इस सम्मेलन का अध्यक्ष
अगला पॉइंट आप लिखोगे, इस सम्मेलन की अध्यक्षता 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 ड्यूक मैटरनिक इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ड्यूक मैटरनिक ने इस, ये इंपॉर्टेंट नाम है कि ड्यूक मैटरनिक ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब इस समझौते में क्या हुआ, तीन मुख्य बातें थी इस समझौते में। इस समझौते में तीन बातें निकलकर सामने आई। इस समझौते में तीन बातें निकलकर सामने आई। ठीक है, अब आगे मैं लिखता नहीं, समझा देता हूं कि क्या क्या बातें थी और आप उसको खुद लिख लें बड़े अच्छे से, आसानी से, ये पॉइंट डालकर। इस समझौते से तीन बातें निकल के आई थी, वो बातें क्या थी? देखिए, इस वियना की संधि के तहत ही थी। अब ये समझौता हो गया, समझौता। अब इसके तहत पहली बात, जो बुर्बो राजवंशों को दोबारा से बहाल कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेपोलियन ने क्या किया था, जो बुर्बो राजवंश थे, बुर्बो भी एक तरह का समाज था, और उसके जितने भी राजवंश थे, ये सभी निरंकुश थे, इन सभी राजवंशों को बहाल कर दिया गया था। मतलब नेपोलियन ने जहां जहां चढ़ाई की थी, वहां पे जितने भी बुर्बो राजवंश थे, उन सबको क्या कर दिया गया था, पहले तो खत्म कर दिया गया, उनके राजवंशों को ध्वस्त कर दिया गया, और बाद में इनको बहाल कर दिया गया। दूसरा, नेपोलियन ने जितनी भी जगह पर कब्जा किया था, जितनी भी जगह पर कब्जा किया, उसे फ्रांस को छोड़ना होगा। ये दूसरी मुख्य बात कि नेपोलियन ने जितनी भी जगहों पर कब्जा कर लिया था, उन सबको फ्रांस को छोड़ना होगा। और तीसरी मुख्य बात थी, देखिए, ये तो समझ में आता है कि बुर्बो राजवंशों को क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। नेपोलियन ने जितनी भी जगहों पर कब्जा किया, उस सबको छुड़वा लिया गया। लेकिन जो 39 राज्यों का महासंघ नेपोलियन ने बनाया, 39 राज्यों का महासंघ कायम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि भले उन्होंने बुर्बो राजवंशों को क्या किया था, बहाल कर दिया था, और किन देशों ने मिलकर, 4 देशों ने मिलकर, ऑस्ट्रिया के साथ साथ रशिया के साथ ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ प्रशा। लेकिन नेपोलियन ने जितनी भी जगह कब्जा की थी, और उस सबको क्या करना होगा, उसे छोड़ना होगा। लेकिन जो उसने 39 राज्यों का महासंघ बनाया था, वो चीज कायम रहेगी। उसके बाद ब्रिटेन, रशिया ने क्या किया, फ्रांस की सीमाओं पर दोबारा ऐसी गतिविधियां ना हो, दोबारा इन गतिविधियों से बचने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों को काबिज कर दिया गया। मतलब ये बात समझो कि उनकी सीमाओं पर, मान लो ये फ्रांस है, तो फ्रांस की मैं बता देता हूं कि उनकी काबिज, मतलब उस जगह पर उन्हें रख दिया गया। अगर फ्रांस के, ये फ्रांस है मान लो,
तो फ्रांस का ये दक्षिण है, पूर्व पश्चिम उत्तर है। उत्तर में नीदरलैंड को रखा गया, नीदरलैंड को जोड़ दिया गया, सॉरी, उत्तर में नीदरलैंड को काबिज किया गया, उत्तर में नीदरलैंड को काबिज किया गया और इसमें ब्रूजल को जोड़ दिया, इसमें ब्रूजल को और बेल्जियम को, ब्रूजल भी नहीं बेल्जियम को जोड़ दिया गया। ठीक है, नीदरलैंड को काबिज किया गया कहां पर, बेल्जियम पे। कि मतलब आप यहां उत्तर में ये ध्यान रखेंगे कि फ्रांस की जो सेनाएं हैं वो दोबारा से ना घुस पाए। नीदरलैंड को काबिज किया गया और साथ में बेल्जियम को उसमें जोड़ दिया गया। अगर दक्षिण में देखोगे, दक्षिण में पिडामेंट को जोड़ा गया और उसके अंदर किसको जोड़ा गया, पिडामेंट में बर्न को जोड़ दिया गया, बर्न को भी नहीं, जेनेवा को। पिडामेंट में किसको जोड़ा गया, जेनेवा को जोड़ दिया गया। ये बात याद रखना, पिडामेंट में किसको जोड़ दिया गया, जेनेवा को। अगर इसके पूर्व की बात करें तो पूर्व को रशिया, पूर्व पर कौन जोड़ा गया, रशिया, जिसमें पोलैंड शामिल था। याद रखना, देखो सबको अपनी अपनी जगह मिल गई। नीदरलैंड को काबिज किया गया उत्तरी सीमाओं में और उत्तरी सीमाओं में बेल्जियम को जोड़ दिया गया। दक्षिण में पिडामेंट और यहां जेनेवा दोनों को इंक्लूड कर दिया गया ताकि सेनाएं बढ़ ना पाए। और अगर पूर्व में देखोगे तो पूर्व का हिस्सा जो था वो किसको दिया गया, रशिया को। पूर्व का जो हिस्सा था वो किसको दिया गया, रशिया को। और रशिया के साथ साथ उसमें क्या चीज जोड़ दी गई, पोलैंड। तो यही थी वियना संधि जो 1815 में हुई थी। और 1815 में होने के साथ साथ क्यों हुई थी, क्योंकि नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन के हारने के बाद इस संधि ने बहुत ज्यादा रुख अख्तियार किए। 3 मेन बातें थी, बुर्बो राजवंशों को दोबारा बहाल कर दिया गया था, 39 राज्य का संघों का मतलब बनावट यूं की यूं रही। और जितने भी हिस्सों पर उसने कब्जा किया था वो सब छुड़वा लिया गया। और 3 जगहों पर, उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में, किनको काबिज किया गया, नीदरलैंड को, रशिया को और पिडामेंट को। नीदरलैंड को मतलब उत्तरी सीमाएं सौंप दी गई। काबिज नहीं लिखना, ये लिखना है कि नीदरलैंड को उत्तरी सीमाएं सौंप दी गई। नीदरलैंड को उत्तरी सीमाएं, नीदरलैंड को उत्तरी सीमाएं सौंप दी गई। ये बात लिख सकते हो आप। नीदरलैंड को उत्तरी सीमाएं सौंप दी गई और उसमें बेल्जियम को जोड़ दिया गया। पूर्वी सीमाएं किसको दी गई, रशिया को, उसमें पोलैंड को जोड़ दिया गया। दक्षिणी की सीमाएं किसको दी गई, पिडामेंट को। राज्यों को, ठीक है, सीमाओं पर राज्यों को काबिज कर दिया, मतलब रख दिया गया है, राज्यों को रख दिया गया। काबिज नहीं लिखना तो रख दिया गया। आप ये भी लिख सकते हैं, काबिज कर दिया गया, क्या लिख सकते हैं, राज्यों को रख दिया गया। ठीक है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपके सामने वियना की संधि। धन्यवाद।